सो गाइज वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेस। हमारी मेरठ यूनिवर्सिटी और सहारनपुर यूनिवर्सिटी की बीएड फर्स्ट ईयर की क्लासेस चल रही है। आज का हमारा सब्जेक्ट है गणित शिक्षण, पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स। आज का हमारा टॉपिक रहेगा विश्लेषण विधि व संश्लेषण विधि में क्या अंतर है। एनालिसिस मेथड और सिंथेसिस मेथड जो होता है उसमें क्या अंतर होता है, शॉर्ट में आता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब इसकी हम बात करते हैं। सबसे पहले विश्लेषण और संश्लेषण विधि के बारे में हल्का सा मैं आपको अर्थ बता देता हूं, इससे इन दोनों में अंतर आपको स्पष्ट हो जाएगा। विश्लेषण विधि में हम क्या करते हैं, किसी भी तथ्य को, किसी भी वस्तु को, किसी भी समस्या को उसके भागों में तोड़ते हैं और उन भागों का अलग अलग अध्ययन करते हैं। इससे उस समस्या के संबंधित हमारा ज्ञान बढ़ जाता है और उस समस्या का समाधान हम कर लेते हैं। संश्लेषण विधि में क्या होता है, ये विश्लेषण विधि की बिल्कुल उल्टी होती है। संश्लेषण विधि में हम विभिन्न तथ्यों को आपस में जोड़कर देखते हैं, उनसे क्या बनता है, किस तरह की समस्या का समाधान हो जाता है। जैसे ये फैन है, विश्लेषण विधि में हम क्या करेंगे, इसको इसके भागों में तोड़ेंगे, अलग अलग भागों में इसे तोड़ेंगे और उन भागों का अलग अलग अध्ययन करेंगे, किसका क्या काम है। ये हमारी विश्लेषण विधि हो जाती है। संश्लेषण विधि में हम क्या करते हैं, इन भागों को आपस में जोड़कर कुछ बनाते हैं जो हमारा फैन बन जाता है। तो विश्लेषण में हम किसी चीज को उसके भागों में तोड़ते हैं और संश्लेषण में अलग अलग भागों को आपस में जोड़कर किसी चीज को बनाते हैं। ये एक दूसरे की उल्टी होती है। अब विश्लेषण विधि व संश्लेषण विधि में पॉइंट वाइज अंतर देख लेते हैं। एनालिसिस मेथड और सिंथेसिस मेथड में क्या डिफरेंस होता है। पहला पॉइंट है, इस विधि में किसी समस्या को उसके अवयवों में तोड़कर उन अवयवों का अध्ययन किया जाता है। ये मैं आपको बता चुका हूँ, किसी समस्या को उसके टुकड़ों में तोड़ते हैं। इस विधि में कुछ अवयवों को आपस में मिलाकर कोई निष्कर्ष निकाला जाता है। जो हमारे टुकड़े हैं उन्हें आपस में मिला रहे हैं और कुछ निकाल रहे हैं, समस्या से कुछ बना रहे हैं, न कि उसे उसके टुकड़ों में तोड़ रहे हैं। इस विधि से छात्रों में तर्क तथा निर्णय शक्ति का विकास होता है। इससे नहीं होता क्योंकि हम इसमें ज़्यादा रिसर्च वगैरह नहीं करते, ज़्यादा खोजबीन, ज़्यादा दिमाग हम संश्लेषण विधि में नहीं लगाते। विश्लेषण करने में ज़्यादा रिसर्च वगैरह करनी होती है हमें। विश्लेषण में हम क्या करते हैं, समस्या को उसके टुकड़ों में तोड़ते हैं, अलग अलग टुकड़े पे अलग अलग रिसर्च करते हैं। लेकिन संश्लेषण में क्या करते हैं, कुछ टुकड़ों को आपस में जोड़ देते हैं और देखते हैं अच्छा इससे ये बन गया। तो ज़्यादा मेहनत नहीं होती संश्लेषण में। विश्लेषण विधि बालकों को खोज करने के अवसर प्रदान करती है, लेकिन संश्लेषण विधि इस प्रकार का कोई अवसर बालकों को प्रदान नहीं करती। विश्लेषण विधि एक कठिन विधि होने के कारण इससे बालक में नीरसता की भावना उत्पन्न हो जाती है, लेकिन संश्लेषण विधि कठिन नहीं होती, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो इस विधि का प्रयोग करते टाइम बालक बोर नहीं होते, बालकों में नीरसता की भावना का जन्म नहीं होता। फिफ्थ पॉइंट है हमारा, इस विधि में हम अज्ञात से ज्ञात की ओर चलते हैं और संश्लेषण विधि में हम ज्ञात से अज्ञात की ओर चलते हैं। एक पॉइंट और आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। जो हमारी विश्लेषण विधि है इसमें हम पूर्ण से अंश की ओर चलते हैं और संश्लेषण विधि में हम अंश से पूर्ण शिक्षण सूत्र का पालन करते हैं। तो ये एक पॉइंट और ऐड करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं यहीं पर। छठे पॉइंट की बात करते हैं, यह विधि अधिक समय व ऊर्जा की मांग करती है, लेकिन संश्लेषण विधि में अधिक समय व ऊर्जा की मांग नहीं करती, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। इस विधि के द्वारा समस्या के निष्कर्ष तक पहुंचने में अधिक समय लग जाता है, लेकिन इस विधि के द्वारा समस्या के निष्कर्ष तक पहुंचने में बहुत कम समय लगता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस विधि का उपयोग प्राथमिक स्तर की कक्षाओं के लिए करना कठिन होता है, लेकिन यह प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में काफ़ी आसानी से उपयोग की जा सकती है संश्लेषण विधि। इस विधि द्वारा छात्रों को अपनी मानसिक शक्तियों को पूर्ण रूप से उपयोग करने के अवसर मिलते हैं, लेकिन इस विधि में नहीं मिलते हैं। विश्लेषण विधि तर्क प्रदान होती है, लेकिन संश्लेषण विधि तर्क प्रदान नहीं होती, रटने पर बल देती है। इसमें तथ्यों को आपस में जोड़कर देख लेते हैं बच्चे कि अच्छे से ये बनता है तो वो रट लेते हैं उसे। इस विधि में छात्रों को नवीन ज्ञान की खोज करने के अवसर मिलते हैं, लेकिन इस विधि में छात्रों को पहले से ही तैयार उपलब्ध सामग्री मिल जाती है, तो ज़्यादा नवीन ज्ञान की खोज नहीं करनी होती बच्चों को इस विधि में। नेक्स्ट पॉइंट है, यह विधि एक दीर्घ विधि है, बड़ी विधि है, लेकिन संश्लेषण विधि एक सूक्ष्म विधि है। जैसे फूल को तोड़कर उसके भागों में देखना विश्लेषण होता है, लेकिन फूल के भागों को आपस में जोड़ना संश्लेषण होता है। तो ये परिभाषा, आप एक परिभाषा यहाँ पर लिखी हुई है, एक परिभाषा यहाँ पर लिखी हुई है, ये भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। अब विश्लेषण विधि का एक उदाहरण दे सकते हैं आप, ये उदाहरण है पूरा, आप ध्यान से देख लेना। विश्लेषण विधि में हम क्या करते हैं, किसी भी तथ्य को उसके भागों में तोड़ते हैं। इसके अलावा एक संश्लेषण विधि का आप उदाहरण देना चाहें, ये हमारा संश्लेषण विधि का उदाहरण हो जाता है, ये भी आप दे सकते हैं। ये मैंने पिछली वीडियो में आपको दोनों पढ़ा दिए हैं, संश्लेषण
संश्लेषण विधि के उदाहरण भी मैंने आपको पढ़ा दिया था पिछली क्लास में, और विश्लेषण विधि के उदाहरण भी पढ़ा दिया है मैंने। ये जो लिखा हुआ है इसे आप एक बार पढ़ लेना, वही आपको पेपर में लिख देना, ये आपका उदाहरण तैयार हो जाएगा। बाकी अगर आप उदाहरण भी नहीं लिखते, 12-13 पॉइंट वैसे ही लिख देते हैं, तो शॉर्ट क्वेश्चन तो आपका वैसे भी तैयार हो जाता है। ये हमारी विश्लेषण विधि और संश्लेषण विधि में अंतर था। आई होप आप इसे समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो, आप इसे अपने बीएड ग्रुप में दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। बीएड की सभी सब्जेक्ट की डेली रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।